नमस्कार। यूथ पाठशाला में आपका स्वागत। आज एक ऐसा इंटरेस्टिंग मुद्दा जिसमें आप सबकी रुचि। जी हाँ, खेलकूद की दुनिया ही ऐसी होती है जिसमें छोटे बड़े, बच्चे, बूढ़े, युवा, स्त्री, पुरुष सभी की दिलचस्पी। और जब मामला देश के खिलाड़ियों की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने का हो तो हमारी उत्सुकता और हमारा औत्सुक्य चरम सीमा पर होता है। राष्ट्रमंडल खेल कुछ इसी तरह की वानगी के साथ और कुछ इसी तरह की व्यवस्थाओं के साथ शुरू हुए, जिसमें देश के लोगों का राष्ट्रमंडल खेलों के प्रति ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। तो आपको पता ही होगा, अखबारों में आप पढ़ भी रहे हैं, 28 जुलाई से और 8 अगस्त तक राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम्स इंग्लैंड में आयोजित हो रहे हैं। और ये 22वें खेल आयोजित हो रहे हैं, 22वां इसका संस्करण है। तो एक प्रक्रिया के तहत एक बहुत उत्साह के साथ हम इस पर बात कर सकते हैं। 215 दलों का जो सदस्यों का दल जो है हमारा, वो इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए गया हुआ है और 77 देश इसमें कुल मिलाकर भाग ले रहे हैं। तो आप देख ही रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स की जो ये उसका होस्टिंग फ्लैग्स और ये जो कंट्रीज हैं, ये देश, ये इसमें भाग ले रहे हैं। और इस पूरी व्यवस्था में अगर आप देखेंगे तो इसको कॉमनवेल्थ के रूप में क्यों जाना जाता है, एक सवाल सबसे पहले यही उठता है कि आखिर कॉमनवेल्थ या राष्ट्रमंडल खेल क्यों कहा जाता है इनको। तो मित्रों, आपको याद दिला दूं मैं, और जो हमारे प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं और जो युवा लोग हैं और जो बुजुर्ग इसको देख रहे हैं, उन सब की जानकारी के लिए कि कॉमनवेल्थ मूलतः उन देशों का एक समूह है जो किसी समय ब्रिटिश एम्पायर के अधीन हुआ करते थे और ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे। और प्रारंभिक तौर पर ऐसे 54 देशों को मिलाकर एक राजनीतिक संघ बनाया गया था जिसे कॉमनवेल्थ के नाम से कहा गया था। इस पूरी सिस्टम में अगर आप देखेंगे तो 92 सालों से ये जो आयोजन हो रहा है कॉमनवेल्थ का, इसकी शुरुआत का जो हिस्सा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। प्रारंभिक तौर पर ब्रिटेन के जो राजा थे, उन्होंने 1911 में किंग जॉर्ज पंचम का राज्याभिषेक का जश्न मनाया जा रहा था। तो जब ये जश्न मनाया जा रहा था तो लंदन में एक फेस्टिवल ऑफ एम्पायर का आयोजन किया गया। राजा के स्वागत सत्कार के लिए, राजा के स्वागत के लिए एक आयोजन किया गया और उस जश्न में इंटर एम्पायर चैंपियनशिप आयोजित की गई। यानी राजा के सम्मान में एक आयोजन हुआ और किंग जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक का जश्न मनाया गया। और उस समय ये इसका औपचारिक तौर पर राजा के स्वागत सत्कार की व्यवस्था के लिए खेल हुआ था, और उसमें इंटर एम्पायर चैंपियनशिप में उस समय के 5 देशों ने भाग लिया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका और यूनाइटेड किंगडम, ये 4 देश उसमें शामिल हुए थे। तो इन 4 देशों ने उसमें हिस्सा लिया और कनाडा ने उस समय इस खेल को जीता था और उनको एक बड़ी ट्रॉफी इस समय इसके अंतर्गत प्रदान कर दी गई थी। तो इस तरह इसकी जो शुरुआत हुई, वो इसकी शुरुआत का जो हिस्सा है वो बहुत दिलचस्प है। यानी कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि कोई औपचारिक रूप से कोई फ्रेमिंग नहीं हुई थी कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर। लेकिन ये जो कॉमनवेल्थ का जो प्रारंभिक स्वरूप था, इसने बाकी देशों में और ख़ासतौर पर इंग्लैंड में ये उत्सुकता पैदा कर दी। और उस उत्सुकता के कारण 1930 में दोबारा फिर इसको कनाडा में इसको फिर से आयोजित किया गया और पहली बार इसे ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से पुकारा गया। यानी शुरू में जब स्टार्ट हुआ था ये, तो इसे ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहा गया। और इन गेम्स की जो अवधि रखी गई वो 4 वर्ष की अवधि रखी गई। यानी प्रत्येक 4 वर्ष बाद कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित होते हैं। तो इस तरह जो ये व्यवस्था है, ये व्यवस्था तब से लगातार चली आ रही है। यानी 1930 से लेकर आज हम 2022 की बात कर रहे हैं, तो 92 सालों से लगातार ये व्यवस्था चल रही है। लेकिन आपको मैं याद दिला दूं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो 2 बार ऐसे अवसर आए थे जब ये गेम्स आयोजित नहीं हुए थे। 1942 और 1946 को छोड़कर इन खेलों का लगातार आयोजन होता रहा है। तो ये जो हमारे अलग अलग देशों के जो आप देख रहे हैं झंडे भी लगे हुए हैं, इनके माध्यम से, और ये जो उस समय की ब्रिटिश व्यवस्था थी, उस समय का एक ये चित्र है और गजट नोटिफिकेशन जो जारी हुआ था खेलों को लेकर के, और ये कुछ उस समय के पुराने चित्र हैं जो ये बताने के लिए पर्याप्त हैं। इसकी जो
कॉमनवेल्थ गेम्स की जो शुरुआत हुई थी वो मल्टी स्पोर्ट्स इंटरनेशनल कंपटीशन था। तो ये जो मल्टी स्पोर्ट्स था वो यानी बहुत सारे खेल इसमें आयोजित होते हैं, और इन खेलों में अभी 8 अगस्त तक जो खेल चलने वाले हैं उनमें 72 देश इसमें भागीदार होने वाले हैं। मैंने शुरू में आपको 77 बोले थे, वो ठीक कर लीजिएगा। 72 देश इसमें भाग ले रहे हैं और 8 पैरा स्पोर्ट्स के साथ 19 खेलों का इसमें आयोजन किया जा रहा है। भारत की तरफ से 215 खिलाड़ी इसमें भाग लेने के लिए गए हैं, और एक चूंकि भारत को क्रिकेट का दीवाना देश कहा जाता है तो ये भारत के लिए एक उपलब्धि भी कह सकते हैं। भारत की मांग पर पहली बार महिला क्रिकेट को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा एथलेटिक्स, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, कुश्ती, हॉकी, जूडो और अन्य कई प्रतियोगिताएं भी इसमें शामिल की गई हैं। तो ये जो कॉमनवेल्थ का जो स्वरूप है ये पूरा का पूरा उन्हीं पूरे सारे सिस्टम के साथ चल रहा है। तो ये हम क्या होता है कॉमनवेल्थ गेम्स, इस पर बात करें। अगर आप देखेंगे कि कॉमनवेल्थ गेम्स को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है और कैसे ये खेला जाता है, तो ये जो एक सिस्टम, इसका एक सचिवालय बना हुआ है और उसके तहत जो कॉमनवेल्थ गेम्स के देश इसमें भाग लेते हैं। तो जैसा मैंने शुरू में आपसे आग्रह किया था और जानकारी दी थी आपको कि प्रारंभ में कॉमनवेल्थ के 54 देश इसमें थे, लेकिन बाद में उनकी संख्या बढ़ी और जो ओलंपिक खेलने वाले और अन्य जो देश थे उनको उनके आग्रह पर इसको स्वीकार किया गया, और स्वीकार करने के बाद इसको मानते हुए, ये बताते हुए कि कॉमनवेल्थ गेम्स को के दूसरे देशों को भी इसमें अनुमति प्रदान कर दी गई है। तो इस तरह इनकी संख्या बढ़ती चली गई। इस आयोजन में 4 साल का अंतर होता है। 4 साल के बाद ये खेल आयोजित होते हैं, और यूँ मान लें आप कि लगभग ओलंपिक्स में जितने खेल होते हैं करीब करीब वो सारे खेल इसमें भी शामिल कर लिए गए हैं। तो इस खेल का जो आयोजन है उसका नियंत्रण का काम राष्ट्रमंडल खेल संघ द्वारा किया जाता है। ये महत्वपूर्ण बात है। अगर कोई आपसे ये सवाल पूछे कि इस खेल को कौन आयोजित करता है, तो आप कहेंगे राष्ट्रमंडल खेल संघ इसको आयोजित करता है। अगर आप इसके प्रारंभ की बात करें तो आप देखेंगे कि 1930 में इसको पुनर्जीवित किया गया था। यानी 1911 में जब पहली बार हुआ तो उस समय तक कोई वेल ऑर्गेनाइज्ड डिसिप्लिन नहीं था। इसका वेल ऑर्गेनाइज्ड डिसिप्लिन के रूप में 1930 में इसके बारे में विस्तार से सोचा गया, और उस ओलंपियाड के एम्पावर एथलेटिक्स के बीच में मित्रता की शानदार जो भावनाएं थी उनको ध्यान रखा गया, और एम्पावर मीटिंग जो हुई उसमें एक एम्पावर्ड कमेटी बनी और ब्रिटेन में, और उस एम्स्टर्डम में ओलंपिक के जो खेल का डेवलपमेंट भी नहीं हुआ था, ठीक उसी समय इसके बारे में भी ठीक से विचार कर लिया गया था। और 1930 में इसको पुनर्जीवित करके और फिर से बल्कि पुनर्जीवित भी शब्द ठीक नहीं है, इसको रीसाइकिल, रीऑर्गेनाइज करके इसको ठीक से तैयार किया गया। पहला राष्ट्रमंडल खेल उस समय जो ब्रिटिश साम्राज्य के जो खेल थे उन्हीं खेलों को इसमें शामिल किया गया और उसी के रूप में जाना गया। और कनाडा में 1930 में पहली बार ये खेल हुआ। कनाडा में अब तक राष्ट्रमंडल खेलों के 4 संस्करण आयोजित हो चुके हैं, यानी 4 बार कनाडा में इसको आयोजित किया जा चुका है। जैसा मैंने आपसे जिक्र किया था 1942 और 1946 में 2 बार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान की जो घटनाएं थी उन घटनाओं के कारण इसको स्थगित करना पड़ा था। बाकी ये लगातार अनवरत रूप से चलता रहा। 1930 में हैमिल्टन में पहले खेलों का सफलतापूर्वक आयोजन हुआ। अगर कोई सवाल पूछे आपसे कि पहला राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित किया गया था, तो उसका जवाब होगा हैमिल्टन पहला राष्ट्रमंडल खेल था जहां आयोजित किए गए थे। 1930 के बाद कॉमनवेल्थ के गेम्स, जैसा मैंने जिक्र किया आपसे, कनाडा में भी 4 बार कॉमनवेल्थ गेम्स को खेला जा चुका है, यानी वहाँ लगातार अलग अलग अंतराल के साथ इसको खेला गया है। तो ये जो हमारे सामने व्यवस्था बनती है वो ये है कि राष्ट्रमंडल खेलों का जो स्वरूप है वो बड़ा मज़ेदार है। यहाँ पर एक खास बात आपको देखने को मिलेगी। यहाँ के जितने भी खिलाड़ी हैं वो सारे खिलाड़ी भाषा की दृष्टि से एक कॉमन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। जाहिर सी बात है कि जब ब्रिटिश एम्पायर के स्टेट्स एक जगह एकत्रित होकर खेल रहे हैं तो उनकी भाषा अंग्रेजी होगी। यानी ब्रिटिश उपनिवेशवाद के अंतर्गत
या यूँ समझ लें कि जब ब्रिटिश सरकार का अलग अलग जिन उपनिवेशों में, जिन देशों में शासन रहा, नियंत्रण रहा, तो वहाँ अंग्रेजी का विकास और विस्तार भी हुआ। ये पुरानी बात हो गई, लेकिन अब जो नई बात है वो ये कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन खेलों के माध्यम से जो 72 देश के खिलाड़ी वहाँ एकत्रित होते हैं, 1500 से ज़्यादा खिलाड़ी वहाँ इस समय मौजूद हैं। तो वे जो खिलाड़ी हैं उनमें सबसे बड़ी बात है कि वहाँ लैंग्वेज बैरियर नहीं है। ओलंपिक्स में ये कठिनाई है, ओलंपिक के जब गेम होते हैं तो वहाँ ये कठिनाई है ओलंपिक के गेमों में कि वहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये भाषा का जो पूरा स्वरूप है वो प्रॉपर नहीं बनता है। भाषा का स्वरूप पूरा नहीं बनने के वजह से या उसके कारण दूसरे हैं, क्योंकि विश्व के अलग अलग उपनिवेशों से, विश्व के अलग अलग महाद्वीपों से देशों की अलग अलग टीमें आती हैं, तो वो जो भाषा का एक अंतर है वो वहाँ थोड़ा बाधा पैदा करता है। लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स में सभी देश अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हैं, सारे खिलाड़ी आपस में बात करते हैं, तो इसका जो परिणाम निकलता है वो बड़ा मज़ेदार है। यहाँ के जो, अगर आप ओलंपिक्स के साथ कॉमनवेल्थ गेम्स की तुलना करेंगे तो पाएंगे कि यहाँ के खिलाड़ियों में पारस्परिक एक दूसरे के प्रति सद्भाव और मैत्री का कारण ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि भाषा यहाँ पर एक बहुत बड़ा संवाहक है उनके बीच में, खेल कूद को आगे बढ़ाने का, उनकी भावनाओं को आगे बढ़ाने का। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये भी आपको महसूस होगा कि यहाँ अब तक जो है वो इन खेलों के जो खिताब हैं उनके 4 बार नाम बदले गए हैं। राष्ट्रमंडल खेलों को 1930 से 1950 तक ब्रिटिश साम्राज्य का खेल कहा गया था, यानी खेल 1930 से 1950 तक जब आयोजित हुए तो इसको ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से पुकारा गया। उसके बाद 1954 से लेकर 1966 तक ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स कहा गया। फिर 1970 से 1974 तक इनको ब्रिटिश राष्ट्रमंडल खेल कहा गया, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स कहा गया, और अंत में आपको पता ही है लास्ट में इनका नाम बदल करके कॉमनवेल्थ गेम्स हो गया, यानी ब्रिटिश शब्द को भी हटा दिया गया। तो याद रखिएगा, फिर से मैं रिपीट कर दूं, कॉमनवेल्थ गेम्स 4 बार अपने नाम बदले जाने के कारण जाना जाता है। आपसे प्रतियोगी परीक्षा में भी ये सवाल आ सकता है, कोई सामान्य ज्ञान का भी सवाल है और वैसे भी आपसे कोई पूछ सकता है। तो आप बता सकते हैं कि प्रारंभिक तौर पर पहले इसका नाम ब्रिटिश एम्पायर गेम्स था, यानी 1930 से लेकर 1950 तक ये पहला दौर था। फिर 1954 से 1966 तक ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स, यानी ब्रिटिश साम्राज्य और राष्ट्रमंडल खेल कहा गया इसको। 1970 से 1974 तक ब्रिटिश राष्ट्रमंडल खेल कहा गया। ये जो नाम परिवर्तन की जो कहानी है ये क्या बताती है, जरा दिमाग लगाइए इस पर, सोचिए इस पर। ये कहानी ये बताती है कि 1974 तक ब्रिटिश एम्पायर और ब्रिटिश जो ब्रिटेन का नाम था वो लगातार इस पर हावी था। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात की आलोचना हो रही थी कि आप बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर, जब सारे देश संप्रभु हैं, स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट हैं, और वे स्वतंत्र देश जब यहाँ भाग लेने के लिए आ रहे हैं तो उन देशों को ब्रिटिश एम्पायर का पार्ट बताना अनुचित है। और ये बात ब्रिटेन की सरकार को भी समझ में आई गई। इसीलिए लगातार जब दबाव बढ़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो ब्रिटिश साम्राज्य शब्द पहले हटा, उसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य दोबारा शब्द हटा, फिर तीसरी बार ब्रिटेन शब्द जो ब्रिटिश शब्द था वो हटा, और अब एक कॉमनवेल्थ के नाम से इन खेलों को आयोजित किया जाता है। तो ये जो नाम परिवर्तन है ये भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक ज्वलंत उदाहरण है। खेलों में अगर लोकतंत्र ढूंढने की बात करेंगे आप और खेलों के माध्यम से लोकतांत्रिक प्रक्रिया की आप बात करेंगे तो ये इसका सटीक उदाहरण है। वैसे तो खेल अपने आप में ही लोकतंत्र के प्रतीक है, क्योंकि खेल के मैदान में कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं होता है। खेल के मैदान में सब बराबर होते हैं, वो चाहे किसी भी कंट्री का हो, चाहे किसी भी कुल का हो, चाहे किसी भी देश का हो, किसी भी राज्य का हो, किसी भी घराने का हो। खेल के मैदान पर जब आ गए तो वहाँ पर सब बराबर हो जाते हैं। और आप तो जानते हैं राजस्थान में तो हम लोग बार बार कहा करते हैं कि कबड्डी में कोई काका जी नहीं होते, यानी खेल में कोई किसी का बड़ा नहीं होता, सब बराबर हैं। और जिसके पास स्किल है, जिसके पास खेल की ताकत है, जिसके पास एनर्जी है, जिसके पास अपना हुनर है, वो जीतता है यहाँ पर। तो लोकतंत्र के प्रक्रिया को भी हम इसके माध्यम से समझ सकते हैं। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था का स्वरूप हमने देखा कि किस तरह लगातार इसका नाम बदला। और अगर आप इसको और देखें, समझ में आएगी बात आपको कि ये जो
पहला मल्टी गेम आयोजन जो है ये बन गया 1918 में। 1918 में इसको वर्ल्ड मल्टी लेवल गेम इसलिए कहा गया कि इसमें महिलाओं और पुरुषों को समान रूप से संख्या में पदक शामिल किए गए थे। यानी अब इससे पहले तक जितने खेल हो रहे थे उसमें पुरुषों के द्वारा जीते जाने वाले या पुरुषों के द्वारा खेले जाने वाले खेलों में पदकों की संख्या ज्यादा थी। ध्यान से समझिएगा। 2018 में आने पर 2018 में आप ये देखिए कि 2018 में जब पहली बार हुआ तो उसमें यह हुआ कि दोनों स्त्री और पुरुष यानी महिलाओं के और पुरुषों के दोनों के पदकों की संख्या खेलों में बराबर हो गई। इसलिए इसको भी जेंडर इक्विटी के लिए याद किया जाता है। 2018 के कॉमनवेल्थ के खेल जेंडर इक्विटी के लिए याद किए जाते हैं। बॉबी रॉबिन्सन जो उस समय कनाडा में एथलेटिक्स के प्रमुख खिलाड़ी थे, इस आयोजन के पीछे वो प्रेरक स्रोत बने थे और उन्होंने ही ये बात कही थी कि आप इस पर काम कीजिए, इस पर फोकस कीजिए, यानी महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए मेडल्स की संख्या बराबर होनी चाहिए। और ये जो स्टार्टिंग था इसका वर्ल्ड वाइज स्वागत हुआ। अभी तक ओलंपिक में भी ये व्यवस्था नहीं हो पाई है। अभी भी ओलंपिक में पुरुषों के जो मेडल्स हैं उनकी संख्या ज़्यादा है और महिलाओं के जो मेडल्स हैं उनकी संख्या कम है। तो राष्ट्रमंडल एक प्रोग्रेसिव एटीट्यूड वाला गेम्स का एक बड़ा हब बना है, सेंटर बना है, जहाँ पर महिलाओं जिसने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भी एस्टेब्लिश किया और जिसने फिर जेंडर इक्विटी को भी यानी लिंग का जो लैंगिक जो भेद है, विभेद है, उसको भी समाप्त करने का काम इसके माध्यम से हुआ है। आपको इस चर्चा से ये बात समझ में आ रही होगी कि खेल केवल खेल नहीं होते हैं। खेलों के माध्यम से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से बहुत सारे मैसेजेज दिए जाते हैं और बहुत सारे काम धरातल पर करके दिखाए जाते हैं, जमीन पर उनका अस्तित्व नजर आने लगता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात हुई। अब उसके बाद सवाल उठता है कि अब तक कौन कौन मेजबान रहे इन खेलों के, किन किन कंट्रीज में कहाँ पर ये आयोजित हुए। तो जैसा हमने शुरू में कहा था, पहला अवसर मेजबानी का कनाडा को ही मिला था और कनाडा के हैमिल्टन शहर में पहला कॉमनवेल्थ का गेम्स आयोजित हुए थे। कनाडा ने बाद में 1954 में वैंकूवर में, 78 में एडमॉन्टन में और 1994 में विक्टोरिया में इनका आयोजन किया था। यानी 4 बार कनाडा में इन खेलों का 1930, 1954, 1978 और 1994 में 4 बार अब तक सबसे अधिक कनाडा को ही इस बात का अवसर मिला है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को भी 4 बार इसके मौके मिल चुके हैं। 1938 में सिडनी, 1962 में पर्थ, 1982 में ब्रिस्बेन और 2006 में मेलबर्न में इसकी आयोजना हो चुकी है। 1998 में मलेशिया में कुआलालंपुर में भी इनका आयोजन हुआ था। लेकिन आपके लिए और हमारे लिए गर्व की बात, भारत को भी इसका बहुत फक्र के साथ इस खेल का आयोजन करने का मौका मिला था। और एशिया में किसी भी एशियाई देश में पहली बार 2010 में इन खेलों का आयोजन हुआ था। और राष्ट्रीय राजधानी जो हमारे देश की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हुआ था। तो इस तरह, और अभी जो खेल हो रहे हैं 2022 वाले, वो राष्ट्रमंडल खेल ब्रिटेन के बकिंगम में आयोजित हो रहे हैं और ये इस तरह से 22वां जो इसका सीजन है वो आयोजित हो रहा है। ये हमारे जिन जिन राज्यों में वहाँ हुआ उनके बारे में हमने चर्चा की, लेकिन ये बात समझ में आती है और कुछ लोग ऐसे हैं जो ये आपको कहेंगे कि साहब ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, इन कॉमनवेल्थ गेम्स को करने की ज़रूरत नहीं है। लोकतांत्रिक देश है भारत भी और पूरी दुनिया में भी, और जो ब्रिटिश एम्पायर के अधीन राज्य थे वहाँ भी ऐसे मानवतावादी लोग हैं, ऐसे NGOs हैं और ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि इसको आपको आवश्यकता नहीं है, इस तरह कॉमनवेल्थ गेम्स को समाप्त कर देना चाहिए। वो ये डिमांड करते हैं, वो कहते हैं कि इसकी आवश्यकता नहीं है, कॉमनवेल्थ को समाप्त करने से। क्यों? कारण बताते हैं। वो कहते हैं कि भारत 1947 में जब आज़ाद हुआ था तो उस समय भारत की दशा ठीक नहीं थी और एक गुलामी से निकल के आने वाला पहला नया देश था। तो भारत पिछलग्गू राष्ट्रों में गिना जाता था उस समय, लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है। तो भारत आज दुनिया की 5
वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमीज में शामिल होता है। यानी दुनिया के 5 बड़े देशों में जिनकी टॉप पर अर्थव्यवस्था, उसमें भारत का नाम भी शामिल है। तो वो कहते हैं कि भारत एक इकोनॉमिक पावर बन चुका है और अब पिछलग्गूपन को छोड़ करके और अपनी स्वतंत्र नीति एस्टेब्लिश करनी चाहिए। भारत की जीडीपी, लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि भारत की जीडीपी अब ब्रिटेन के आसपास आ गई है। तो अब ब्रिटेन के आसपास ही नहीं आ गई है। अभी जो ब्रिटेन में चुनाव, प्रधानमंत्री के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, उसमें आपको तो पता ही होगा इस समय जो चल रहा है, वो ऋषि सुनक जो इस समय प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, वहाँ जो अभी पूर्व में वित्त मंत्री थे और जहाँ पर बोरिस जॉनसन को त्यागपत्र देने के लिए विवश कर दिया था उन्होंने, वो भी प्रधानमंत्री की पद की दौड़ में शामिल हैं। और लोग कह रहे हैं कि इतनी जल्दी दुनिया घूमती है ये पता नहीं होगा। कहते हैं ना, दुनिया गोल है और वो अपने सर्किल पर, अपने धरातल पर घूमती है। तो ये जो घूमने वाली दुनिया, उसमें आप देख लें कि 1947 में जिस ब्रिटेन ने भारत पर राज किया था और 300 सालों तक जहां वो शासन करके गए थे, यहाँ 300 साढ़े 300 सालों तक, और 150 साल तो उनके पास फिजिकली हमारा शासन रहा था, वह कॉमनवेल्थ का स्टेट हेड ब्रिटेन आज इस स्थिति में पहुंच गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था के साथ वो टक्कर नहीं ले पा रहा। और भारतीय मूल के जन्म लेने वाले ऋषि सुनक आज भारत के प्रतिनिधि के तौर पर तो नहीं, इंग्लैंड में जन्मे हैं वो, लेकिन इसके बावजूद उनको भारतीय मूल का होने के कारण इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे गिना जा रहा है। तो ये जो व्यवस्था परिवर्तन हुआ, उसके कारण लोग कहते हैं कि साहब अब कॉमनवेल्थ गेम्स से भारत को हट जाना चाहिए, क्योंकि भारत को अब कॉमनवेल्थ गेम में रहने पर कोई लाभ नहीं मिल रहा है, ये गुलामी का प्रतीक है, लिहाजा इसे छोड़ देना चाहिए। एक तो बड़ा कारण ये बताते हैं। दूसरा बड़ा कारण जो बताते हैं वो ये है कि ये जो प्रतिस्पर्धा है ओलंपिक के मुकाबले, यहाँ जो खासतौर पर हम कॉमनवेल्थ की बात करें, अगर राष्ट्रमंडल खेलों की बात करें, तो आलोचकों का ये कहना, समीक्षकों का ये कहना है, और जो बड़े खिलाड़ी हैं इंटरनेशनल लेवल के और जो कोचेज हैं, वो ये कहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर जो स्पर्धा, जो कंपटीशन का हाई लेवल ओलंपिक्स में देखने को मिलता है, उस तरह का कॉमनवेल्थ में नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है कि आप कॉमनवेल्थ में भाग लेने जा रहे हैं, वहाँ अगर आपको कुछ मेडल मिल गए, आप जीत गए, फर्स्ट आ गए, आप सेकंड आ गए, थर्ड पोजीशन पर आ गए, तो आलोचक ये कहते हैं इसमें खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर मिलने वाला जो मेडल है वो आपने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को हरा कर नहीं जीता है, क्योंकि वो तो एब्सेंट थे, वो तो मौजूद ही नहीं थे। 72 देश केवल यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जबकि ओलंपिक में ये संख्या 130, 135, 140 की होती है। 140 से भी ज़्यादा देश ओलंपिक में भाग ले रहे होते हैं, तो आधे देश ही यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं। ये उनकी आलोचना के 2 बड़े कारण हैं, लेकिन मैं इन दोनों आलोचनाओं का जवाब भी आपको साथ के साथ बता देता हूँ। पहला तो मैंने आपसे कहा था कि कॉमनवेल्थ गेम्स के माध्यम से जो हम खेल की, अगर आप इसको दूसरी आलोचना से हम शुरू करें कि प्रतिस्पर्धा कमज़ोर होती है, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि भले ही प्रतिस्पर्धा कमज़ोर हो, लेकिन जो जीतने वाले खिलाड़ी हैं उनका हौसला बढ़ता है सफलता प्राप्त करने पर, और यह सफलता उन्हें ओलंपिक्स में भी कीर्तिमान बनाने के लिए प्रेरित करती है। पहली बात, आप जितना अभ्यास करेंगे, जितनी सफलता प्राप्त करेंगे, उतना ही आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और आप देखिए, हमारे तो बहुत सारे जो खिलाड़ी हैं जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक जीते थे, उनमें से अनेक खिलाड़ियों ने ओलंपिक में अपने पदक को वापस जीता और अपना लेवल बढ़ाया और अपने स्तर को ऊंचा उठा करके वो वर्ल्ड चैंपियन बने। तो इसलिए पहली बात, यानी आप इसको ये भी मान सकते हैं कि चलिए लेवल कमज़ोर था, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर लेवल कमज़ोर है तब भी हमारे लिए ये गौरव की बात है कि हम 74 या 72 देशों के बीच में खड़े होकर के और अपना मेडल जीत कर आते हैं। इससे पहले वाली जो आलोचना थी जिसमें कहा गया था कि ब्रिटेन का हम साम्राज्य रह चुके हैं, ये पुरानी बात हो चुकी है, इसका कोई अर्थ नहीं है। आज दुनिया में अनेक ऐसे छोटे छोटे ग्रुप बन चुके हैं पूरी दुनिया में, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, खेलकूद के, जहाँ पर आवश्यकता के अनुसार उन ग्रुप्स में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं और विभिन्न प्रकार की चर्चाएं होती हैं। तो खेल कूद का ये इतना बड़ा जो प्लेटफॉर्म है, इसको केवल यह कहकर नकारा नहीं जा सकता या यह कहकर समाप्त नहीं किया जा सकता है कि इस खेल कूद का जो जरिया है वो ब्रिटिश गुलामी वाला है और इसलिए हमें इससे हट जाना चाहिए। इस में अगर आप देखेंगे तो
सबसे पहला जो गोल्ड मेडल जीता था वो हमारे फ्लाइंग सिक्का के नाम से जाने जाते थे, मिल्खा सिंह। और मिल्खा सिंह ने हिंदुस्तान के लिए पहला कॉमनवेल्थ गोल्ड दौड़ के लिए जीता था, दौड़ने के लिए। तो आप अंदाज कर सकते हैं कि, और आपको तो याद ही होगा, मिल्खा सिंह पर तो अभी फिल्में भी बन चुकी हैं और उन्हें फ्लाइंग सिख कहा जाता है। तो फ्लाइंग सिख मतलब, और मिल्खा सिंह के बारे में तो ये विख्यात आपको पता ही है कि जब वो दौड़ने निकले थे तो उनके पास जूते भी नहीं थे, और ओलंपिक में भी उन्होंने पदक हासिल किया था। तो मिल्खा सिंह जो थे वो हमारे लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले शख्स थे, इसलिए बड़े फ़ख्र के साथ और बड़े आदर के साथ उनको याद किया जाता है। 22वें कॉमनवेल्थ में हमारी जब टीम गई है तो हालांकि नीरज चोपड़ा को इसमें ध्वजवाहक बनाया गया था, लेकिन वो इंजर्ड हो गए थे, और अभी जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई थी उस वर्ल्ड चैम्पियनशिप में उनको रजत पदक भाला फेंक में मिला था, रजत पदक, सेकंड पोजीशन पर रहे थे वो। तो उम्मीद यही थी कि वो खेलेंगे, लेकिन उनको चोट लग गई और उसकी वजह से वो गेम से हट गए। तो ये मौका मिला सिंधु को, और उन्होंने ओपनिंग सेरेमनी में भारतीय ध्वज को संभाला और भारतीय ध्वज को संभाल करके वो आगे बढ़ी। अब अगर हम इसके इतिहास की बात करेंगे, कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की जो हिस्ट्री है वो बहुत उतार चढ़ाव से भरी रही है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का प्रदर्शन, और अगर उसके इतिहास को अगर आप देखेंगे तो 1934 में जब लंदन में हुए कॉमनवेल्थ का जब गेम्स का डेब्यू हुआ था, उस समय भारतीय दल के 6 एथलेटिक्स, जिन्होंने 10 ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में और उसमें कुश्ती भी शामिल थी, उसमें भाग लिया था। और भारत के अपने पहले कॉमनवेल्थ गेम्स में जो मेडल था वो भारत ने जीता था। पुरुषों के 74 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती इवेंट में पहलवान राशिद अनवर ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, और अगले 24 वर्षों तक भारत के पास एकमात्र मेडल रहा था। यानी कॉमनवेल्थ गेम्स के जो शुरुआती दौर के समय थे वो भारत के लिए बहुत मज़ेदार नहीं थे। हाँ, हमारी टीम लगातार जाती रही और हम एक तरह से अपनी उपस्थिति वहाँ देते रहे। उसका कारण था कि हमारे पास संसाधन कम थे, हमारे पास कोच नहीं थे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, हमारे पास खेल के मैदान नहीं थे ऐसे, और भारत सरकार, उस समय की जो सरकार थी, आर्थिक दृष्टि से इतनी सुदृढ़ सरकार भी नहीं थी कि वो खेलों पर इतना पैसा खर्च करे, क्योंकि देश की आज़ादी के बाद शुरू के जो 20-25 साल थे, उन 20-30 सालों के अंदर देश को इकोनॉमिकली सस्टेनेबल बनाने के लिए ज़्यादा काम किया गया था। तो प्रायोरिटी में गेम्स नहीं थे। तो गेम्स की जब प्रायोरिटी आई तब वो बाद में इसमें आगे चल करके हम काम करने लगे। 4 साल में एक बार आयोजित होने वाले इस इवेंट में भारत 1930, 1950, 1962 और 1986 को छोड़कर लगातार शामिल होता रहा है। यानी हम 4 बार जो है इन इवेंट्स में शामिल नहीं हुए हैं। 1930 वाले में नहीं हुए थे, तो हमारी जो पहली एंट्री थी वो 1934 में हुई थी। फिर 1950 में हम शामिल नहीं हो पाए थे, क्योंकि उस समय जो देश के हालात थे और हम गणतंत्र की तैयारी कर रहे थे, इसलिए नहीं। 1962 में भारत पर चीन ने आक्रमण कर दिया था, इसलिए भारत की स्थिति ऐसी नहीं थी कि हम युद्ध वहाँ जाते। और 1986 में कुछ आंतरिक व्यवस्थाओं के कारण हम पहुँच नहीं पाए थे। तो 1958 में फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह को जो गोल्ड मेडल मिला, वो मैंने आपसे जैसे जिक्र किया, वो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट इशू था। 21वीं शताब्दी में भारत में जो कॉमनवेल्थ का स्टेटस था वो आप देखिए कि फिर या तो हम बिल्कुल फिसड्डी थे और हमारा नाम नहीं लिया जाता था, और फिर बाद में भारत ने जब छलांग लगाई तो वो इतनी अद्भुत छलांग थी कि भारत एक के बाद एक लगातार कॉमनवेल्थ गेम्स में अपने पदकों की शतक लगाने लगा। और कॉमनवेल्थ गेम्स में आज भारत को सुपर पावर के नाम से जाना जाता है, पुकारा जाता है। विश्व स्तरीय जो खिलाड़ी हैं उनमें भारतीय खिलाड़ियों का नाम है, और भारत के खिलाड़ी जब कॉमनवेल्थ गेम्स में पहुंचते हैं तो दुनिया के दूसरे देशों के खिलाड़ी हिचकते हैं भारतीय खिलाड़ियों के सामने। अब तक हम 503 पदक कॉमनवेल्थ गेम्स में जीत चुके हैं, और इनमें से 350 जो पदक हैं वो हमने आखिरी 5 कॉमनवेल्थ गेम्स में जीते हैं। यानी अब ये जो 22वां चल रहा है, इससे पहले 21, 20, 19, 18 और 17 से लेकर 21 तक के जो कॉमनवेल्थ के गेम्स हुए थे,
उन 5 कॉमनवेल्थ के गेम्स में हमने 350 पदक जीते हैं। और भारत ने मलेशिया में जब 1998 में कॉमनवेल्थ के गेम्स हुए थे तब हमने 153 पदकों को जीता था। ये रिकॉर्ड एस्टेब्लिश है, ये हमने धूम मचा दी थी। और आखिरी 5 सीजन में जो अंतिम लास्ट के जो यानी आखिरी जो सीजन था 5वां सीजन, उसमें भारत ने 200 से ज़्यादा पदकों का इजाफा उसमें किया है। भारत के निशानेबाज जसपाल राणा कॉमनवेल्थ गेमों में भारत के तरफ से जो जीतने वाले थे वो 15 पदक उन्होंने जीते थे निशानेबाजी में, और वो सफल एथलेटिक्स के रूप में सामने आए थे हमारे। महिला जो एथलेटिक्स हैं उन्होंने भी विशेष पहचान बनाई है इन खेलों में। जो हमारी महिला प्रतियोगी और इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाली या सुनने वाली जो महिलाएं बैठी हैं उनके लिए भी ये गर्व और आनंद का विषय है कि महिलाओं ने भी बराबरी से अपना हिस्सा निभाया है। और 1958 में कार्डिफ कॉमनवेल्थ में जो महिलाओं की भागीदारी के लिहाज से हम बात करें तो ये ऐतिहासिक था, जहां ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक स्टेफनी डिसूजा और एलिजाबेथ डेवनपोर्ट राष्ट्रमंडल खेलों की प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला एथलेटिक बनी थी। हमने 1958 में ही महिलाओं को भेजना शुरू कर दिया था। भारतीय महिला खिलाड़ी अमी घिया और कंवल सिंह ने राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिलाएं थी, जिन्होंने एडमॉन्टन में 1987 में कॉमनवेल्थ गेम्स में महिलाओं का युगल कांस्य पदक जीता था। तो ये जो भारतीय महिलाएं थे, इन महिलाओं ने अपनी शुरुआत की और ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में आयोजित कॉमनवेल्थ जो 2018 में आयोजित हुए थे उसमें टेबल टेनिस स्टार मनिका बत्रा ने 4 पदक जीतकर गौरव हासिल किया था। तो महिलाएं लगातार आगे बढ़ती रही और 2010 का जो कॉमनवेल्थ हुआ था उसमें डिस्कस थ्रो में कृष्णा पूनिया ने भारत के लिए दूसरा गोल्ड जीता था, और ऐसा करने वाली वे मिल्खा सिंह के बाद दूसरी खिलाड़ी बनी थी। यानी जो एथलेटिक्स थे उन एथलेटिक्स के गेम्स में पहला जो पुरस्कार था वो मिल्खा सिंह के नाम था, और दूसरा पुरस्कार फिर आया वो कृष्णा पूनिया के माध्यम से आया। और इस फील्ड में स्वर्ण पदक भी लंबे इंतज़ार के बाद भारत को मिला, यानी मिल्खा सिंह के बाद भारत को 52 वर्षों तक इंतज़ार करना पड़ा, और तब जा कर के हमें कृष्णा पूनिया के माध्यम से ये हमें गोल्ड मेडल मिला था। तो ये जो हमारी जो महिलाएं हैं, महिला खिलाड़ी हैं, आप देख ही रहे हैं इनके जो दमदमाते चमचमाते जो मुस्कुराते चेहरे हैं, ये भारत की शान को बढ़ाने वाले हैं और ये बताते हैं कि हमने किस तरह अपना श्रेष्ठ दिया था। महिला एथलेटिक्स ने जो काम किया था उस काम के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, और पिछले 5 इवेंट्स में भारत लगातार इन देशों में टॉप पर रहा है। और हम 2000 के दशक के बाद से भारत में अपने पॉइंट्स लगातार बढ़ाए हैं, और हम शुरू के जो 5 देश हैं, यानी 72 देश जो इसमें भाग लेते हैं, या 70-75 जितने भी लगातार जो देश भाग ले रहे हैं, उनके अंदर अगर आप फर्स्ट 5 कंट्रीज़ की लिस्ट देखेंगे, ऊपर से देखना शुरू करेंगे, तो पदक तालिका में भारत का नंबर पहले 5 देशों में शामिल हो गया है। ये बहुत बड़ी बात है। यानी पहले हम लंबे अरसे तक हमारे पास कोई पदक नहीं रहा, हमारे खिलाड़ी अभ्यास करते रहे, जाते रहे, शो पीस की तरह जाके आ जाते थे। लेकिन अब भारत ने प्रतियोगिताओं में भाग लेना शुरू किया और आज हम इस स्टेज पर आ गए हैं। 92 साल का जो कॉमनवेल्थ का इतिहास है, अगर शुरू के कुछ दशकों को छोड़ दें तो पिछले जो करीब 20-25 साल निकले हैं हमारे, 20 साल 25 साल, इन 20-25 वर्षों में भारत ने अपनी नई पहचान बनाई है। 2002 में मैनचेस्टर में भारत 69 पदकों के साथ चौथे पायदान पर था। 2006 में मेलबॉर्न में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे वहाँ भारतीय दल के पदकों की संख्या 50 थी, और फिर हमने शतक जमाया जब 2010 में दिल्ली में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ, तो हमने 101 पदक जीते। उनमें 39 गोल्ड, 26 रजत और 36 कांस्य पदकों के साथ हम लीडर बोर्ड था, यानी पदक तालिका की जो शीर्ष श्रृंखला थी उसमें दूसरे नंबर पर भारत का नाम था। तो ये जो भारत की स्थिति है वो लगातार बदलती रही है, लगातार हम आगे बढ़ते रहे हैं। अब तक भारत का
जो सबसे सफल राष्ट्रमंडल खेल बना हुआ है वो 2010 वाला ही था, जिसमें बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल ने महिलाओं के सिंगल्स में गोल्ड मेडल जीता था, और कॉमनवेल्थ गेम्स में जो जिसके बारे में कहते हैं कि गुलामी का प्रतीक है और इस तरह भारत को भाग नहीं लेना चाहिए था, वही खेल और वही खेलों की दुनिया भारत के लिए गर्व का प्रतीक बनी, और दुनिया का भारत ऐसा एक बड़ा फख्रदार और शानदार नज़रिए वाला देश बना, जिसने खेलों के माध्यम से बेहतरीन मौके दिए, और पूरी दुनिया को हमने ये दिखाया है कि खेलों की दुनिया में जब हम पार्टिसिपेट करते हैं, दुनिया में हम भाग लेते हैं, तो हम ऐसा करने वाले केवल अपने मेहनत और अपने बल के आधार पर आगे बढ़ने वाले देशों में शामिल हैं। ओलंपिक्स की तैयारियों का भी हमें इसके माध्यम से मौका मिल रहा है, और हमारे एथलेटिक्स और हमारे जो खिलाड़ी हैं वो लगातार इसमें भाग ले रहे हैं। ताज़ा तरीन जानकारी मैं आपको दे दूं कि अभी जो मैच वहाँ चल रहे हैं उनमें भारतीय खिलाड़ियों ने लगातार आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। हम अलग अलग खेलों के माध्यम से, हॉकी में हमारी खिलाड़ियों ने पताका फहरा दी है, और हम दूसरे जो इवेंट्स हैं उनमें भी खिलाड़ी आगे बढ़ने लगे हैं। मेडल्स का निर्धारण अभी 2-3 दिन में होना शुरू होगा। उसके बाद हम जब आपके पास नया अपडेट लेकर आएंगे, जब खेल अपने मुकाम को पूरा कर लेंगे, तब हम भारत की पदक तालिका और भारत के खिलाड़ियों के प्रदर्शन को लेकर और वहाँ के विभिन्न जो इवेंट्स हुए हैं उनको लेकर आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। इस सारे खेल में हमारे पास, इस सारे जानकारी में हमारे पास जो अपडेट्स हैं वो हम आपसे शेयर करते रहते हैं। और आज का ये जो एपिसोड है वो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, जानकारी के लिए, खिलाड़ियों के लिए भी आवश्यक है। और मैं ख़ास तौर पर अपने युवा साथियों से ये भी कहना चाहता हूँ कि खेलों में भाग अवश्य लें। फिजिकल फिटनेस, माइंड को स्ट्रॉन्ग और एक्टिव बनाने के लिए फिजिकल फिटनेस जरूरी है, और फिजिकल फिटनेस के लिए मैदान में उतरे बिना संभव नहीं होगा। मैदान में उतरिए, खेलिए, आप स्वयं खेलिए, अपने बच्चों को खिलाइए और उन्हें खेलों के लोकप्रिय बनाइए। अब कहने की आवश्यकता नहीं है कि गलियों से, छोटे गांवों से, छोटे कस्बों से, छोटी ढाणियों से किस तरह के बेहतरीन खिलाड़ी अलग अलग खेलों में निकल रहे हैं, और अब नए नए खेल भी हमारे सामने आते जा रहे हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने जो पहल की है उसको भी हमने आपसे चर्चा की है। आने वाले अवसरों में हम ऐसे ही और खेलों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप नए खेलों पर फोकस करेंगे और कम से कम मोबाइल पर खेले जाने वाले खेलों से बचें। खासतौर पर मेरी युवा साथियों से आग्रह है, जो आप सुविधाभोगी हो गए हैं युवा लोग, और बैठे बैठे वहीं क्रिकेट और फुटबॉल और दूसरे गेम्स जो हैं वो आप मोबाइल पर खेल रहे हैं, तो वो ठीक है, वो गेम्स भी आपको अपनी जगह पर कुछ आनंद देते होंगे, लेकिन फिजिकल फिटनेस और एक्टिविटी के लिए इन गेम्स को, इनमें रुचि लें, देखें। और हमारे जो राष्ट्रमंडल खेलों में जो प्रतियोगिताएं हो रही हैं वो लगातार हम उनमें भी देख रहे हैं, जो टेलीविज़न के इवेंट्स आ रहे हैं वहाँ भी आप देखिए और आगे बढ़िए। तो आज का ये जो एपिसोड है आपको कैसा लगा, इस पर अपना चर्चा कीजिए। हम मुद्दों पर बात कर रहे हैं, तो मुद्दे वे हैं जो आपको झकझोर देते हैं, मुद्दे वे हैं जो आपको नया ज्ञान देते हैं, नई जानकारी देते हैं। हमारी पूरी एक एंटायर टीम है, पूरी टीम इस पर काम करती है, और हम लोग विभिन्न विषयों को चुनकर लाते हैं आपके लिए। ये प्रेजेंटेशन बनाने से लेकर के और आप तक पहुंचाने तक के लिए हमारी इंजीनियर्स की टीम है, वो लगातार इस पर काम करती रहती है। हमारे जो युवा साथी हैं, एक्सपर्ट्स, वो इस पर काम करते रहते हैं। मैटर को तैयार करने वाले हमारे दूसरे साथी हैं, वो इसको, सपना है मेरे साथ काम करने वाली, मेरे साथ ओझा है यहाँ से बीकानेर से, वो काम कर रहे हैं इस पर, आशीष हैं वो काम करते हैं। तो एक पूरी टीम है हमारे साथ जो इसको लेकर काम करती है। आप के पास अगर कोई नया विषय हो और कोई नया इशू हो तो आप हमें इस पर चर्चा करने के लिए कह सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको अगले एपिसोड में बहुत दिलचस्प मुद्दे पर बात करने जा रहा हूँ, इसलिए आप उसको देखना नहीं भूलेगा। हम आपसे अगले मुद्दे पर, अगले इशू पर जो बात करेंगे वो मज़ेदार भी है, और उसका टाइटल सुनकर आपको हंसी भी आएगी और आप चौंकन्ने भी हो जाएंगे। मैं टाइटल आपके सामने उसका जिक्र कर देता हूं, और वो टाइटल है टेंशन लेने का नहीं और ज्ञान देने का नहीं। अगला मुद्दा होगा हमारा टेंशन लेने का नहीं और ज्ञान देने का नहीं। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में फिर आपके साथ यूथ पाठशाला में। नमस्कार, जय हिंद।